हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आज फिर से एक बार इतिहास विषय की प्रश्न बैंक सीरीज का आज अंतिम अध्याय 15 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले अध्याय में आपने जो मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है विभिन्न कमेंट्स के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज अंतिम सीरीज का अंतिम अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 15 है बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण। ये कुल 6 अंक का है, जिसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न अति लघु उत्तरीय 2-2 अंक के यानी कि 4 अंक के होंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न बहुत सरल हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और इसको हल करते हैं शुरू से ही। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आपको प्यारे बच्चों मालूम है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके कुछ संविधान के प्रावधान जरूर 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को ही बना। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो तीसरे का इनमें से सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, इनमें से सभी आ जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो ही भारत के पहले राष्ट्रपति भी बच्चों चुने गए। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है, संविधान का पिता भी कहा जाता है। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्यारे बच्चों इसमें 389 इसमें आएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहते थे? तो प्यारे बच्चों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे सरदार पटेल भी लिख दोगे या वल्लभ भाई पटेल लिख दोगे तो चल जाएगा। सर्वोदय योजना को प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे, जिन्होंने मैंने बताया था विनोबा भावे ने सर्वोदय है, भूदान है ना, ये प्रथम सत्याग्रह भी रही विनोबा भावे, ठीक है ना। तीसरा में बच्चों समवर्ती सूची, शिक्षा को किसमें शामिल किया गया? समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां हैं भारत के संविधान में व्यवस्था की गई है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र कानून बनता है, राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना लेते हैं और दोनों में केंद्र का कानून प्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। क्या है हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अभिलक्षण? प्रस्तावना हमारे संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना इसमें, ठीक। कब भारत को आजादी मिली ये पूछ रहे हैं आपसे, तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 इसमें लिख देंगे आप। आओ सही जोड़ी देखते हैं। ये सही जोड़ी में सबसे पहले का 5वां सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य, ये पहला हो जाएगा, ठीक है ना। वी.एन. राव ये दूसरा हो जाएगा। विधिक वी.एन. राव हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे, बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था बच्चों वी.एन. राव साहब ने। तीसरे का चौथा बलदेव सिंह मुख्य योजना का, ठीक है ना, ये तीसरे का एस.एन. मुखर्जी मुख्य योजना का, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा है बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य, ये कौन सा? चौथा बलदेव सिंह आ जाएंगे इसमें। 5वां एन.जी. रंगा में समाजवादी नेता थे, तो ये 5वां हो जाएगा। और बचा 6वां जयपाल सिंह आदिवासी नेता, आदिवासियों की प्रमुख आवाज बनकर बच्चों उभरे थे, बहुत पॉपुलर नेता रहे थे अपने जमाने के। भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल हाँ साहब, गणराज्य। अभी प्रश्न पूछा जाएगा गणराज्य क्या है, तो मैं आप पे चर्चा करूंगा इसमें।
दूसरा, भारतीय संविधान सभा का में एक ही नागरिकता का प्रावधान है। हाँ बिल्कुल है, भारत में एक ही नागरिकता दी जाती है, यानी हम भारत के नागरिक कहलाते हैं। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के नागरिक नहीं कहलाते। हमारे भारत में केवल एक ही नागरिकता है, जबकि अमेरिका जैसे देश में दोहरी नागरिकता दी जाती है। पहले आपको अपने राज्य की नागरिकता लेना पड़ती है, फिर आपको देश की नागरिकता मिलती है। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, बिल्कुल गलत है बच्चों। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या करते हैं। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज की समिति बनाई गई थी, बिल्कुल ये बात असत्य है ना। और छठवां प्रश्न है चौथा, पृथक निर्वाचक के प्रस्ताव का विरोध गोविंद बल्लभ पंत ने किया था, ये सत्य है बच्चों। लास्ट है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। तो हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे बता ही दिया, 3 हमारे संविधान में सूचियां बनाई गई हैं। उन सूचियों का काम ही बच्चों ये है कि हमें आपस में अपने अधिकारों का पता रहे। मैंने बताया कि विषय बांट दिए गए, केंद्र के विषय केंद्र सूची में, राज्यों विषय राज्य सूची में, और जो विषय छूट गए होंगे उनको समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। आओ बच्चों, संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा था? तो संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। आप लिख लें, 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ था। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता पे मैंने आपको बता दिया था, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी के मध्य। इसका अगर आपको वीडियो देखना है तो पूना स्पेक्ट पर हमारा वीडियो डला हुआ है, उसमें आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। भारत में अंग्रेजी के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 562 के आसपास है ना। भारत में अंग्रेजी के समय 562 के, इसमें तो 389 दी गई, पर बच्चों आप देखेंगे 562 के लगभग रियासतें थी जब भारत का विलय सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इन रियासतों का किया गया। संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूची। 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 10 दिसंबर को पुनः दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये आपने 1 अंक के हल किए। अब अंक 2 के प्रश्न हैं, इसमें वही प्रश्न मैंने हल करवाए हैं जो जरूरी हैं। बहुत सरल प्रश्न है तो वो उनको मैंने छोड़ दिया है। उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर दिया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान के सभा के सामने प्रस्तुत किए गए। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। साथ ही यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ों एवं जनजातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। दूसरा, किसी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है? तो संविधान तो आप वर्तमान युग में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं बच्चों, उन सभी में संविधान प्रचलन में है। संविधान के 2 रूप होते हैं, एक लिखित एक अलिखित। विश्व के सभी देशों में लगभग लिखित संविधान बना हुआ है। केवल इंग्लैंड में एक संविधान अलिखित है जो परंपराओं पर आधारित है। संविधान जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। संविधान सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। और तीसरा अंतिम, संविधान नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है और सभी को न्याय सुलभ कराता है। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो भारत जब आजाद हुआ उस समय हम इस बात को झेले थे कि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कही, किस तरह से धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की, किस तरह से हमने धार्मिक आतंकवाद या क्या कहते हैं धार्मिक रूप से हमने बहुत जगह भारत में दंगे देखे। इन सब से हमारे संविधान निर्माताओं ने सबक लेते हुए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया और भारतीय मुसलमानों से अपील की कि वो पाकिस्तान में जाने के बजाय भारत में रह सकते हैं, क्योंकि भारत का कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ समस्त नागरिक अपने धर्म की पूरी स्वतंत्रता के साथ मना सकते हैं। और इसको तब और बल मिला जब हमारे संविधान में
के संसद द्वारा संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में किया गया था कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। तो अब कैसे क्वेश्चन बना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी नागरिक अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करते हुए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़कर भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। इसका प्यारे बच्चों आशा ये है कि भारत देश की सरकार का कोई धर्म नहीं है। यहाँ के समस्त नागरिक पूर्ण आजादी के साथ अपनी धार्मिक मान्यताओं को मान सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत एक गणराज्य कैसे बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल प्रश्न है ये। गणराज्य उस देश को कहते हैं जिस देश का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है, मुखिया जो होता है, वो जनता के द्वारा चुना होता है। तो भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति महोदय का है, तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना होता है, इसलिए भारत गणराज्य है। लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में बच्चों अंतर है। लोकतंत्र तो इंग्लैंड में भी है, इंग्लैंड गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र तो जापान में भी है, जापान गणराज्य नहीं है। लोकतंत्र तो ऐसे कई देशों में जो गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां आज भी आंशिक रूप से या संवैधानिक रूप से राजतंत्र कायम है, जैसा कि इंग्लैंड में अभी भी क्राउन संवैधानिक दायरे में रहकर जीवित है। इसी प्रकार से अमेरिका, भारत जैसे देशों में गणराज्य व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति निश्चित समयावधि के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला, देशी राष्ट्रों का एकीकरण किसने किया? तो देशी राष्ट्रों का एकीकरण का सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान भारत के लौह पुरुष, प्रथम उप प्रधानमंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वो रियासत के विलयीकरण का जो इकाई थी उसके अध्यक्ष थे, है ना। तो देशी राष्ट्रों के एकीकरण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी। उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि भारत संघ में कुल 562 रियासतों के आसपास इन रियासतों का उन्होंने विलय कर दिया। राजनीतिक और आर्थिक न्याय से आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। राजनीतिक न्याय से आशा है सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, अर्थात समान रूप से राज्य व्यवस्था को प्रभावित कर सकें तथा राजनीतिक शक्तियों का सही से प्रयोग कर सकें। और आर्थिक न्याय, प्रत्येक राज्य और समाज में आर्थिक संसाधन, धन संपदा, न्यायपूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय कहलाता है। अगला 7वां प्रश्न बेटा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय नियोग क्यों नहीं है? ये आर्थिक नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको संविधान में जो वर्णित हैं उनको कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी जा सकती, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो नीति निर्देशक तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कार्यपालिका, विधायिका जिनके अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जो संविधान के 37 अनुच्छेद में वर्णित हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत के संविधान में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है, एक राज्य के ऐच्छिक कार्य और एक राज्य के अनिवार्य कार्य। ऐच्छिक कार्य में, अनिवार्य कार्य में देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा करना, और अनिवार्य कार्य को हम लोक कल्याणकारी कार्य भी कहते हैं। वेलफेयर, सड़क बनवाना, हॉस्पिटल खुलवाना, शिक्षा देना, निःशुल्क बाल शिक्षा, ऐसे सारे काम हैं, ये लोक कल्याणी कार्य में आते हैं। लोक कल्याणकारी कार्य सरकार पर दबाव तो बनाते हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन यदि कोई सरकार नहीं करती, मान लो कोई सरकार निःशुल्क शिक्षा नहीं देना चाहती, कोई सरकार सरकारी हॉस्पिटल, निःशुल्क हॉस्पिटल नहीं खोलना चाहती, तो आप इसको कोर्ट में चुनौती देकर ये नहीं कह सकते नहीं आप हॉस्पिटल खोलिए ही, क्योंकि अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाए जा सकते। ये अनुच्छेद 37 कह रहा भारत का बच्चों, ये वैधानिक बाध्यता नहीं रखते, ये तो राज्य के लिए सामान्य निर्देश हैं कि आप ऐसा करिए, ऐसा करने से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आएगी। अगला प्रश्न है बच्चों 8वां, राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या होना चाहिए? तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं बहुसंख्यक लोग को सुनने वाली होना चाहिए, समझने वाली होना चाहिए, सरल होना चाहिए, वैज्ञानिक लिपि होना चाहिए, और राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगला, स्वतंत्रता के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या का समाधान कैसे किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। शरणार्थियों का भूमि, कृषि ऋण, आवासीय सहायता देकर पुनर्वास किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा, शरणार्थियों के लिए औद्योगिक व्यवसाय प्रशिक्षण योजनाएं उपलब्ध कराई गई और छोटे छोटे व्यापार उद्योग लगाने के लिए अनुदान दिए गए।
तीसरा, अमृतसर जैसे शहरों में विधवाओं के लिए औद्योगिक आवासों की स्थापना की गई। 10वां, आदिवासियों विषय में संविधान सभा में उठाई गई समस्याओं की व्याख्या कीजिए। वह उनके लिए क्या चाहते थे? तो संविधान सभा द्वारा आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर प्रावधान और व्यवस्था बनाने का काम अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के द्वारा करना तय हुआ, जिसका आदिवासी समुदाय ने विरोध किया। विरोध क्यों किया उन्होंने कहा कि फिर ये बुनियादी मान्यता बन जाएगी कि आदिवासी कुछ ही सदियों पहले आए, जबकि आदिवासी तो यहाँ के मूल नागरिक हैं। अतः हम किसी अल्पसंख्यक वर्ग के साथ जुड़कर नहीं रह सकते। हम भारत के मूल नागरिक होने के नाते हमारे को स्वतंत्र रूप से संविधान में स्थान मिलना चाहिए। ये आदिवासी व्याख्या होगी बच्चों। अब इसके अलावा इसमें कुछ प्रश्न और रह गए जो मैंने आपसे कहा था, तो उनको हम थोड़ा सा समझा देते, वो ऐसा नहीं लगे मुझे जो लिखने लायक हो। ये 12वां प्रश्न है, संविधान में दलित अधिकारों को संरक्षण के विषय में क्या क्या कहा गया है? तो दलितों के लिए संविधान में व्यवस्था कर दी गई है कि अस्पृश्यता कानून बना दिया गया है। यदि कोई किसी को छुआछूत करेगा तो उस पर कानूनी दंड प्रावधान होगा। और दलितों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं संविधान के द्वारा। विधानसभाओं में आपके सांसदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह से हम दलित जातियों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं। कौन से 2 देश के संविधान भारतीय संविधान पर प्रभाव पड़ा? बहुत सारे देशों से हमने संविधान को अपने एक महत्वपूर्ण चीजों को लिया। अमेरिका से राष्ट्रपति पद लिया, उपराष्ट्रपति पद लिया, इंग्लैंड से संसदीय शासन व्यवस्था पर हमने ली, प्रधानमंत्री का पद लिया। तो हम अमेरिका और इंग्लैंड का इसमें उदाहरण आपके सामने दे सकते हैं। ऑपरेशन विजय और संविधान सभा के 3-4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम आप किसी का भी लिख दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिख दो, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख दो, आप राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लिख दो, है ना, अभी सरोजिनी नायडू का जो महिलाएं थी उनके नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चों आज ये इकाई पूरी हो गई हिस्ट्री की। अगले दिन हम नई बच्चों के कहने पर पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं। तो एक इकाई पॉलिटिकल साइंस से, एक इकाई ज्योग्राफी से लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक पढ़ते रहिए, वैक्सीन लगवाइए। जय हिंद, जय भारत।